नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज है 5 जुलाई और हम लोग का जो क्लास है वो अभी 5वें नंबर का क्लास है, क्योंकि हम लोग जुलाई से ही शुरू किए हैं। चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं वीडियो। और दोस्त, चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो देखिए। करंट अफेयर की सीरीज अच्छी लगे तो घंटे के निशान को दबाना है, सब्सक्राइब कर देना है, लाइक भी करना है। देखिए, पहली खबर जो है वह है डेनमार्क से, क्योंकि डेनमार्क ने पशुपालकों पर टैक्स लगाने वाला पहला देश बन गया है। पशुपालक यानी कि जो लोग पशुओं को पालते हैं, चाहे गाय हुई या फिर और भी सारे पशु हुए, उन पर टैक्स लगा दिया है। तो क्या यह टैक्स पहली बार लगाया गया है? बिल्कुल सही, पहला देश ऐसा बना है जो कि पशुओं पर टैक्स लगा दिया है। आखिर क्यों लगाया है, तो यही सब चलिए जानते हैं। तो देखिए, डेनमार्क गाय के लिए बहुत ही फेमस है। वहाँ पर सभी लोग गाय हो गया, भेड़ हो गया, यह सब ज़्यादा पालते हैं, ठीक है। और डेनमार्क की बात करें तो हर एक चीज़ में, जैसे शांति इंडेक्स आ गया, ठीक है, या फिर पर्यावरण से संबंधित इंडेक्स आया, तो उन सब में टॉप देशों में, टॉप 10 में, टॉप 5 में, टॉप में रहता है। तो उसी से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित कुछ समस्या है। जैसे कि डेनमार्क ने गायों, भेड़ों और सुअरों द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों के लिए पशुपालकों पर कर यानी कि टैक्स लगा दिया है। तो ग्रीन हाउस से क्या पशुपालक का संबंध है? देखिए, ग्रीन हाउस की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, यह सब बड़े स्तर पर जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं। और देखा जाए तो दूसरी बड़ी ग्रीन हाउस गैस मीथेन है। तो मीथेन पशुओं के द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। इसी को देख करके इन्होंने यह कर लगाया है, क्योंकि यहाँ पर इनका जो लक्ष्य है ग्रीन हाउस गैस को कम से कम करना है। यह कर यानी कि यह टैक्स वर्ष 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 1990 के स्तर से 70% तक कम करने के लिए लगाया गया है। क्यों लगाया गया है? ग्रीन हाउस गैस को कम करना है। संयुक्त राष्ट्र एक यानी कि यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार पशुधन मानव जनित मीथेन उत्सर्जन के लगभग 32% के लिए जिम्मेदार है। तो मनुष्य के द्वारा भी इसको उत्सर्जित किया जाता है, उसके साथ ही पशुओं के द्वारा भी उत्सर्जित किया जाता है। कैसे? जैसे पशु जुगाली करते हैं ना खाने के बाद, जिसको पगुरी कहते हैं, ठीक है, वहाँ से भी मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। इसके अलावा उनके गोबर से, गोबर गैस के रूप में, तो इस प्रकार से यहाँ पर मीथेन गैस बहुत ज़्यादा उत्सर्जित होती है। डेनमार्क के पशुपालकों पर प्रति टन CO2 पर 300 रुपये क्रोनर यानी कि डॉलर की बात करें तो $43 का कर लगाया जाएगा, जिसे वर्ष 2035 तक बढ़ाकर 750 क्रोनर यानी कि $108 कर दिया जाएगा। $108 लगभग, डॉलर की बात करें तो इस समय लगभग 43 रुपये का $1 आ रहा है। तो इस हिसाब से आप लोग रुपए में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, गाय और भेड़ मीथेन कैसे उत्पन्न करती हैं? तो देखिएगा, जुगाली करने वाले यानी कि जिसको खाने के बाद जो मुंह डुलाते रहते हैं, उससे उनके पेट में जो भी रहता है पचता रहता है, जिसको आम भाषा में, भोजपुरी भाषा में पगुरी करना कहते हैं। जुगाली करने वाले जानवर खुर वाले, चरने वाले या फिर चरने वाले शाकाहारी जानवर होते हैं जो जुगाली करते हैं। गाय, भेड़, बकरी और भैंस जैसे जुगाली करने वाले जानवरों में से एक विशेष प्रकार का पाचन तंत्र होता है जो उन्हें भोजन को तोड़ने और पचाने में सक्षम बनाता है, जिसे गैर जुगाली करने वाले प्रजाति पचाने में असमर्थ होते हैं। यह केवल जो जुगाली करते हैं उन्हीं से यह गैस उत्सर्जित होता है। इसके अलावा देखेंगे, जुगाली करने वाले जानवरों को पेट में विशेषतः 4 प्रकार के, एक तरीके से बॉक्स कर सकते होते हैं, 4 प्रकार के पार्ट होते हैं, जिनमें से एक रूमेन उन्हें आंशिक रूप से पचने वाले भोजन को संग्रहित करने और उसे किण्वित यानी कि सड़ाने, किण्वित करने का यानी कि जो किण्वन करने के बाद किण्वन क्रिया होती है, करने में मदद करता है। आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन, किण्वित भोजन जानवरों द्वारा फिर से चबाया जाता है और पाचन प्रक्रिया को पूरा करता है। हालांकि जब घास और अन्य वनस्पतियां रूमेन में किण्वित होती हैं तो यह क्या उत्पन्न करती हैं? मीथेन गैस उत्पन्न करती हैं। गाय और भेड़ों जैसे जुगाली करने वाले जानवर मुख्य रूप से डकार और पादने के माध्यम से इस मीथेन गैस को क्या करते हैं? छोड़ते हैं, उत्सर्जित करते हैं। अब मीथेन की बात करें तो टैक्स लगाया गया है, तो मीथेन उत्सर्जन एक समस्या आखिरकार क्यों है? तो आप सभी को पता है कि क्लाइमेट चेंज इस समय सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। तो मीथेन जलवायु परिवर्तन करने वाले मुख्य गैसों में से एक है।
सबसे टॉप पे बात करें तो CO2 है, और उसके बाद दूसरे स्थान पर मीथेन आता है, और जो कि पूर्व औद्योगिक काल से अब तक 30% तापमान वृद्धि करने के लिए मीथेन जिम्मेदार है। ठीक है, यहाँ पर एक रिपोर्ट देखेंगे तो एक रिपोर्ट के अनुसार 20 साल की अवधि में मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में तापमान वृद्धि करने के लिए 80 गुना तक शक्तिशाली है। यह ग्राउंड लेवल ओजोन के निर्माण में भी मुख्य रूप से योगदान करता है, जो एक रंगहीन और अधिक परेशान करने वाली गैस के रूप में यहाँ पर निकलती है। इसके कारण साल में लगभग 10 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और एजेंसी के अनुसार यहाँ पर क्या कहा गया है, इसके कारण क्लाइमेट चेंज में कमी आ सकती है, इसीलिए यहाँ पर टैक्स लगाया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। यहाँ पर दूसरी खबर है, यह है भारतीय सेना के रॉयल थाई सेना के साथ अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री वर्ष 2024 शुरू कर दिया है। तो हमने कल भी बताया था सैन्य अभ्यास, और बाकायदा आपको लिस्ट भी दिया था कि कौन कौन देश के साथ कौन कौन होता है। ठीक है, तो आप टेलीग्राम पर KGW 2023 सर्च करके PDF ले सकते हैं, वहाँ पर डिटेल है। जैसे कहाँ पर होगा, तो वाचिरा प्रखंड चाक प्रांत थाईलैंड में यह आयोजन किया जा रहा है इस अभ्यास का, और 1 जुलाई से 15 जुलाई 2024 तक चलेगा। पिछली बार बात करें मैत्री अभ्यास तो 16 से 29 सितंबर 2019 तक विदेशी प्रशिक्षण नोड उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया था। तो पिछला कहाँ पर हुआ था, मेघालय में हुआ था। इस बार कहाँ पर हो रहा है, थाईलैंड हो रहा है। यह द्विपक्षीय अभ्यास है, 2 देशों के बीच में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट खबर आता है, और यह है एयर इंडिया से संबंधित, क्योंकि एयर इंडिया ने महाराष्ट्र में पूरे दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा यहाँ पर प्रशिक्षण स्कूल स्थापित कर रही है। ठीक है, कहाँ पर होगा, ठीक है, कहाँ पर आयोजित होगा, तो महाराष्ट्र के अमरावती जिले में होगा, और इसकी लागत 200 रुपये करोड़। इस पायलट ट्रेनिंग स्कूल में हर साल 180 पायलटों को ट्रेनिंग मिलेगी। तो यह एक पायलट प्रोजेक्ट है, यहाँ पर पायलटों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। वर्ष 2023 में 470 एयरबस और बोइंग विमानों में मेगा ऑर्डर के बाद अपनी विस्तार योजनाओं का समर्थन करने के लिए सालाना 500 से 700 पायलटों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे, कहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल स्थापित कर रहा है, तो महाराष्ट्र के अमरावती जिले में। ठीक है, कौन, तो यहाँ पर एयर इंडिया। अगली खबर आती है, यह है नीति आयोग से संबंधित। तो आपको बस याद क्या करना है कि नीति आयोग ने संपूर्ण अभियान शुरू करेगा। क्यों करेगा, तो चलिए जानते हैं। तो संपूर्णता अभियान कौन शुरू किया है, नीति आयोग। ठीक है, 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक यह चलने वाले संपूर्णता अभियान का लक्ष्य क्या है, 112 आकांक्षी जिला और 500 आकांक्षी ब्लॉक में 6 प्रमुख संकेतकों की संतृप्ति प्राप्त करना है। तो आप इसको याद रखेंगे, इसका लक्ष्य क्या है, 112 आकांक्षी जिला तथा 500 आकांक्षी ब्लॉक में यहाँ पर इसकी स्थापना करना है। संपूर्णता अभियान नीति आयोग से संबंधित है। ठीक है, इसके साथ ही जनाकांक्षी जिला कार्यक्रम जनवरी 2018 में शुरू किया गया था, और एस्पिरेशनल ब्लॉक कार्यक्रम जनवरी 2023 में लॉन्च किया गया था, और यह 3 महीने का अभियान इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विकास मापदंडों में सुधार के लिए निरंतर प्रयास जारी है। तो इसको याद रखेंगे। बाकी नीति आयोग से संबंधित यहाँ पर कुछ फैक्ट है, जैसे यदि आपको पूछ दे नीति आयोग का हेड कौन होता है, अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं हमेशा। ठीक है, उपाध्यक्ष इस समय वर्तमान में सुमन बैरी जी हैं, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ भी खूब पूछता है, तो सीईओ वर्तमान में VVR सुब्रमण्यम जी हैं। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। बाकी नीति आयोग का स्थापना कब किया गया था, नीति आयोग को पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, जिसका जो है कि स्थापना 1950 में किया गया था। ठीक है, और यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, यानी कि संविधान में इसका कहीं भी वर्णन नहीं है, और 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग में परिवर्तित कर दिया गया भाजपा सरकार के दौरान। तो यह सब भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, अगला यहाँ पर खबर आता है, और यह खबर है अब वन लाइनर। अब तक हमने कुछ डिटेल जाना, अब इसको भी आप नोट कर सकते हैं, या फिर आपको PDF टेलीग्राम पर मिलता है। वन लाइनर में जैसे कि किस राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने
NTR भरोसा पेंशन की शुरुआत की है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, तो इन्होंने क्या शुरू किया है? NTR भरोसा पेंशन योजना। इसी के साथ किस अभिनेता को लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल के 77वें में एडिशन के कैरियर अचीवमेंट सम्मान के साथ सम्मानित किया जाएगा? तो यह शाहरुख खान जी हैं। ठीक है, किसे प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी। तो इसको भी याद रखेंगे। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कहाँ हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर हैदराबाद में। किस देश में अगले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो हंगरी ने यूरोपीय यूनियन परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है। इसके अलावा बिना ड्राइवर की ट्रेनों वाली देश की पहली मेट्रो लाइन कौन सी बन गई है? तो मेजेंटा लाइन। ठीक है, मेट्रो समझते हैं ना, मेजेंटा, रेड, येलो ये सब होता है, तो मेजेंटा लाइन। नेक्स्ट आता है, किसने नारीवाद अध्ययन के लिए प्रथम सरस्वती अम्मा पुरस्कार किसने जीता है? तो पी गीता जी ने जीत लिया है। भारत ने कहाँ अफगानिस्तान और संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में तीसरे सम्मेलन में भाग लिया है? तो कहाँ पर लिया है? दोहा। ठीक है, दोहा कतर की राजधानी है दोहा। किसे नया उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो टीवी रविचंद्रन। स्मार्ट सिटी मिशन को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसको याद रखेंगे, इसको मार्च 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया स्मार्ट सिटी मिशन को। इसके अलावा अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023-24 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो पहले स्थान पर रहा। संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी किया है? तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम यानी कि UNODC ने इसको जारी किया है। ठीक है, बाकी वीडियो आपको कैसा लगता है जरूर बताइएगा। अगर MCQ के फॉर्म में भी लास्ट में कुछ प्रैक्टिस करना होगा तो कमेंट करिएगा, उसको भी ला देंगे। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियो अवेलेबल हैं।